नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने प्लेटो के 4 से 5 पार्ट देखे। प्लेटो को हमने अच्छे से समझा। प्लेटो की हर चीज़ को हमने अपने वीडियो नोट में समाहित करने की पूरी कोशिश की। अब हम प्लेटो के ऊपर आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न दे रहे हैं। इसी प्रकार ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। प्रश्नों के इस वीडियो नोट को आप स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा और अपनी जो भी नोटबुक है जिसमें भी आप नोट्स बनाते हैं, अगर आप चाहें तो इन प्रश्नों को आप वहां पर नोट डाउन भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो नोट, जो कि पश्चिमी राजनीतिक विचारक प्लेटो के ऊपर महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। आई होप आपने पहले वाले वीडियो नोट्स को भी एंजॉय किया होगा। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें, पश्चिमी जगत के प्रथम राजनीतिक दार्शनिक के नाम से जाने जाते हैं वो विचारक कौन है दोस्तों? प्लेटो हैं। हमने आपको जब पहला वीडियो नोट डाला प्लेटो के बारे में, जिसमें हमने आपसे बातचीत की थी कि पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक के नाम से कौन जाना जाता है? प्लेटो जाना जाता है। प्लेटो राजनीतिज्ञ बनना चाहता था, लेकिन जो होता है किस्मत में लिखा होता है वही होता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपको बताया था कि प्लेटो महान राजनीतिज्ञ नहीं बन पाया, बल्कि महान राजनीतिक दार्शनिक बन गया। और पश्चिमी जगत का प्रथम राजनीतिक दार्शनिक होने का श्रेय किसे जाता है? प्लेटो को जाता है। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो का वास्तविक नाम क्या था? तो प्लेटो का वास्तविक नाम दोस्तों क्या था? एरिस्टोक्लीज। ये भी हमने आपको अच्छे से बताया था कि प्लेटो का वास्तविक नाम था एरिस्टोक्लीज। ठीक है, प्लेटो इसका नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि इसके कंधे क्या थे? चौड़े थे, और इसका जो व्यायाम शिक्षक था उसने इसका नाम प्लेटो रख दिया। चौड़े और मजबूत कंधे होने के कारण इसका नाम प्लेटो रख दिया गया। ठीक है, व्यायाम शिक्षक ने इनका नाम प्लेटो रख दिया था। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो की एक शिक्षण संस्था थी। शिक्षण संस्था या शिक्षा संस्था थी जो प्लेटो ने स्थापित की थी, उसका नाम क्या था दोस्तों? अकादमी। क्या नाम था? अकादमी। तो प्लेटो की जो ये शिक्षा संस्था थी अकादमी, इसकी जो शिक्षण जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी बड़ी थी। उस शिक्षा योजना के अंतर्गत उसका पाठ्यक्रम, उसकी विशेषताएं, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और व्यावहारिक शिक्षा, सैद्धांतिक शिक्षा, इस सभी चीज़ों की हमने प्लेटो की शिक्षा संबंधित वाले वीडियो नोट में बातचीत की है। तो ये प्लेटो की क्या थी? अकादमी। इसका नाम ही क्या था? अकादमी। ठीक है, ये प्लेटो ने 388 ईसा पूर्व में इस संस्थान को स्थापित किया था, जिसे यूरोप का पहला विश्वविद्यालय का भी श्रेय जाता है। ठीक है, यूरोप का पहला विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखिए, हम चलते हैं। प्लेटो का जन्म यूनान के किस महान नगर में हुआ था? तो प्लेटो का जन्म हुआ था दोस्तों यूनान के एथेंस में। एथेंस यूनान का महान नगर माना जाता था, जहाँ प्लेटो का क्या हुआ? जन्म हुआ था। ठीक है, अब प्लेटो की जो शिक्षा पद्धति थी उसमें हमने आपको बताया था कि 2 स्थानों के महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े थे। तो एक तो क्या था? एथेंस था, और दूसरा क्या था? स्पार्टा। दूसरा क्या था? स्पार्टा। तो हमने एथेंस और स्पार्टा की भी बातचीत आपसे पिछले वीडियो नोट्स के अंतर्गत की है। एथेंस की शिक्षा व्यवस्था जो थी उसको भी प्लेटो ने शामिल किया। स्पार्टा से जो उन्होंने सीखा उसको भी उन्होंने शामिल किया। एथेंस में बौद्धिक चीज़ों पर जोर दिया जाता था। स्पार्टा के अंदर देखें तो हम जितनी भी चीज़ें जिनसे कि एक सैनिक को शक्ति मिलती है, एक सैनिक साहसी बनता है, उसके ऊपर ध्यान दिया जाता था। मतलब एथेंस में बौद्धिक शिक्षा और स्पार्टा में शारीरिक शिक्षा पर जोर दिया जाता था। तो बौद्धिक और शारीरिक दोनों को ही इसने अपने शिक्षण पद्धति में शामिल किया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लेटो के गुरु जिनका प्लेटो के जीवन पर बहुत प्रभाव देखा जाता है वो कौन है? सुकरात। और सुकरात का क्या था वो वाक्य जो प्लेटो ने धारण किया? ज्ञान ही सद्गुण ही ज्ञान है। तो इन शिष्य गुरुओं की जो एक श्रेणी है उसको हम इस तरीके से देख सकते हैं। मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया है, SPA को ध्यान में रखना। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। प्लेटो के गुरु सुकरात और अरस्तु के गुरु प्लेटो, इसे आप ध्यान में रख सकते हैं, SPA। ठीक है, तो सुकरात के जीवन का काफ़ी प्रभाव था प्लेटो के ऊपर। नेक्स्ट देखिए,
प्लेटो की शिक्षण संस्था अकादमी, कौन सी थी? अकादमी के प्रवेश द्वार पर क्या अंकित था? क्या लिखा हुआ था कि गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं है। प्लेटो की जो शिक्षण पद्धति थी, जिसे हम कह सकते हैं कि प्लेटो की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसके अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत प्लेटो गणित, सांख्यिकी इन विषयों पर काफ़ी जोर देता था, जिसमें अंकगणित, रेखागणित, जो ये गणित संबंधित विषय हैं, इनके ऊपर प्लेटो अच्छा खासा जोर देता था। और उनकी जो ये अकादमी थी, उसके ऊपर बाहर ये लिखा भी हुआ था कि भाई जिसको गणित नहीं आती ना, वो इसके अंदर जाकर उसे कोई लाभ नहीं मिलने वाला, तो प्रवेश ही नहीं होगा। गणित के ज्ञान के बिना यहाँ कोई प्रवेश करने का अधिकारी नहीं होगा। तो गणित विषय को प्लेटो ने बहुत अहमियत दी है। एक दार्शनिक राजा बनने के लिए गणित विषय का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो की शिक्षा योजना सामान्यतः कितने स्तर में विभक्त थी? तो प्लेटो की शिक्षा योजना सामान्यतः 2 स्तर में विभक्त थी दोस्तों। एक सैद्धांतिक, जिसके अंदर प्राथमिक और उच्च शिक्षा, और दूसरी व्यवहारिक शिक्षा। दूसरी क्या है? व्यवहारिक शिक्षा। सैद्धांतिक शिक्षा 0 से लेकर 35 साल तक कह सकते हैं हम, और दूसरी व्यवहारिक शिक्षा जो है वो 35 से लेकर 50 साल की आयु तक दी जाती थी। 50 वर्ष तक सभी परीक्षाएं उत्तीर्ण करने के बाद जो भी व्यक्ति सामने निकल कर आएगा, वो एक दार्शनिक राजा के रूप में बिल्कुल श्रेष्ठ होगा, उसे ही राजा बना दिया जाएगा। ठीक है, तो 50 साल की शिक्षण पद्धति थी। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो के साम्यवाद के अंतर्गत साम्यवाद के कितने प्रकार हैं? प्रकार कितने हैं? साम्यवाद को हमने पढ़ा, प्लेटो के साम्यवाद पर स्पेशल हमने वीडियो नोट डाला। तो 2 प्रकार है दोस्तों साम्यवाद के। प्लेटो के साम्यवाद में कितने प्रकार हैं? 2। खास बात यह है कि प्लेटो का साम्यवाद शासक और सैनिक वर्ग तक ही सीमित था। अगले प्रश्न में हमने इसे मेंशन भी कर दिया है। एक तो जो साम्यवाद था वो था, प्लेटो का जो साम्यवाद था संपत्ति का साम्यवाद, और दूसरा था परिवार या स्त्रियों का साम्यवाद। ठीक है, इन दोनों ही जो पॉइंट थे, इनसे शासक और सैनिक को दूर रहने की बात की गई है, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का मोह, प्रेम नाम की चीज़ उत्पन्न ना हो, ताकि वो अपने परिवार से प्रेम करे, फिर वो डरने लग जाए, अपने कर्तव्य पथ से वो हट जाए। प्लेटो ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए प्लेटो ने परिवार और स्त्रियों के साम्यवाद की बात कही, संपत्ति के साम्यवाद की बात कही। प्लेटो के साम्यवाद में विशेषतः त्याग किस वर्ग के लिए था? जो त्याग किया जा रहा है, संपत्ति का त्याग किया जा रहा है, परिवार का त्याग किया जा रहा है, ये सैनिक व शासक वर्ग के लिए था। ये कैसा वर्ग था? सैनिक और शासक वर्ग अल्पसंख्यक वर्ग होता है। किसी भी राज्य के अंदर जितनी जनसंख्या होती है, उसका कुछ भाग ही तो सैनिक और शासक होते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत बहुसंख्यक में सैनिक और शासक है, अल्पसंख्यक में जनसंख्या है। ऐसा नहीं होता। जनसंख्या का बहुत छोटा सा भाग सैनिक और शासक वर्ग को मिलाकर बनता है। इसके लिए प्लेटो के साम्यवाद पर विशेषतया सैनिक और शासक वर्ग को त्याग के लिए बात की गई थी, जिसमें संपत्ति का त्याग और परिवार व स्त्रियों का साम्यवाद निहित है। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। जिसने भी वीडियो नोट देखे हैं ना, उनको इन प्रश्नों में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा होगा। मैंने जो भी बात बताई थी उनके दिमाग में रिकॉल हो रही होंगी। बस यही तरीका है हमारा तो आप तक अच्छा मटेरियल पहुंचाने का। वीडियो में अब तक बने हुए हो, वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। आपके लाइक से वीडियो थोड़ी और लोगों तक पहुंचेगी, या आप इसे शेयर करते हैं तो डायरेक्टली पहुंच सकती है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने कमेंट भी आप वीडियो में जाते समय लिख सकते हैं। प्लेटो ने राज्य की, आदर्श राज्य की या राज्य की जनसंख्या कितनी बताई? तो प्लेटो ने आदर्श राज्य की जनसंख्या कितनी बताई दोस्तों? 5040। कितनी बताई? 5040। डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चंस में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, न्याय की परिभाषा देते हुए यह किसने लिखा कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को वह उपलब्ध होना चाहिए जो उसे प्राप्य है, जो उसे मिलना चाहिए। ये किसने कहा? प्लेटो ने कहा कि न्याय तब स्थापित होगा जब व्यक्ति को वो व्यवस्था, वो सुविधा, वो वस्तु उपलब्ध होगी जो उसे प्राप्त होनी चाहिए। वो क्या होगा? प्लेटो ने कहा ये वाक्य। ठीक है, सुकरात का वह कथन जो प्लेटो के दर्शन का केंद्रीय विचार है दोस्तों, सद्गुण ही ज्ञान है। ये किसका कथन है? सुकरात का। क्योंकि सुकरात
प्लेटो के गुरु हैं। सुकरात देखने के अंदर सुंदर नहीं थे, प्लेटो बहुत बलिष्ठ और सुंदर था, लेकिन सुकरात को देखने की बजाय सुकरात के गुणों को प्लेटो ने ग्रहण किया और आगे उन्हें संचारित किया। अपनी रिपब्लिक लिखी जिसमें न्याय व्यवस्था को उन्होंने स्पेशली स्थान दिया, लॉज लिखी, स्टेटसमैन लिखी, ऐसे बहुत सारी पुस्तकों की रचना की। क्रीटो, एपोलॉजी, जितनी भी किताबों का मैंने आपको फर्स्ट वीडियो नोट में या सेकंड वीडियो नोट में बातचीत की थी, आप उनको आराम से देख सकते हैं। प्लेटो की महान व सबसे प्रसिद्ध, यहाँ पे प्रसिद्ध और है, प्रसिद्ध रचना कौन सी है? रिपब्लिक है, ठीक है। और रिपब्लिक में जो पॉइंट है, जो बिंदु है, वो क्या है? न्याय है। वो क्या है? न्याय। रिपब्लिक का दूसरा नाम भी है कंसर्निंग जस्टिस, जो न्याय के सिद्धांत को प्रस्तुत करता है। कौन करता है? प्लेटो। प्लेटो कहता है आदर्श राज्य की स्थापना कब होगी? ये तभी संभव होगी जब प्रत्येक व्यक्ति को वो उपलब्ध होना चाहिए जो उसे प्राप्य है, ये प्लेटो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो की व्यवहारिक शिक्षा के अंतर्गत आयु वर्ग कौन सा आता है? तो 35 से 50 वर्ष का जो आयु वर्ग होता है वो व्यवहारिक शिक्षा का होता है। एक सैनिक की व्यवहारिक शिक्षा, एक शासक की व्यवहारिक शिक्षा, कि वो कैसे फील्ड में कार्य करेंगे, कैसे वास्तव में सामंजस्य बिठाएंगे, कैसे समाज के लिए अच्छे तरीके से डिसीजन ले पाएंगे, वो 35 से 50 वर्ष की आयु में उनको शिक्षा दी जाती थी। और फिर परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद में उसे एक दार्शनिक शासक के रूप में स्वीकार कर सकते थे। प्लेटो ने ये व्यवस्था बनाई थी, ठीक है। प्लेटो की अध्ययन पद्धति कौन सी है दोस्तों? निगमनात्मक। जो कि मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, प्लेटो की अध्ययन पद्धति के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें हमने कहा था कि प्लेटो की अध्ययन पद्धति के ऊपर यदि प्रश्न आता है जहाँ पर निगमनात्मक ऑप्शन में है तो हम उसे क्लिक कर देंगे। बाकी प्लेटो ने किसी एक पद्धति को नहीं, बल्कि द्वंद्वात्मक, निगमनात्मक और संवाद विधि, सभी को उन्होंने शामिल किया अपनी पुस्तकों के लेखन में, अपने विचारों को प्रकट करने में। तो प्लेटो की अध्ययन पद्धति के ऊपर ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आपको निगमनात्मक मिलता है तो आप वहाँ पर आप निगमनात्मक को टिक कर देंगे, ठीक है। इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं होना चाहिए। वह विद्वान जिसने प्लेटो की रिपब्लिक को शिक्षा पर लिखा गया सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ की संज्ञा दे डाली, वो है रूसो। रूसो कहते हैं कि शिक्षा पर लिखा गया यदि कोई सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है तो वो कौन सा है? प्लेटो की रिपब्लिक। प्लेटो की रिपब्लिक। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो की पुस्तक एपोलॉजी का गुजराती में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान में रख लीजिएगा। महात्मा गांधी जी ने प्लेटो की पुस्तक एपोलॉजी का गुजराती में अनुवाद किया, ठीक है जी। प्लेटो की वह कृति जिसके अंतर्गत प्लेटो कानून को मन की उपज कहता है। क्या कहता है? मन की उपज, वो लॉज है। लॉज के अंदर प्लेटो कहते हैं कि कानून मन की उपज है। प्रश्न डायरेक्ट ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्लेटो कानून को मानते हैं मन की उपज। प्लेटो कानून को किस पुस्तक में मन की उपज मानते हैं? लॉज में। लॉज में प्लेटो ने कानून के बारे में कहा है कि यह एक मन की उपज है। प्रश्न कैसे भी आ जाए, समझना आपको है, आंसर आपको देना है, मेरा काम है आप तक पहुंचा देना। यदि आपने वीडियो नोट अभी भी लाइक नहीं किया दोस्तों, कर दीजिए। इतनी मेहनत लग रही है आपके लिए अच्छे प्रश्नों को कलेक्शन करना, इस फॉर्मेट में बनाना और आपको प्रेजेंट करना, वो भी बिना किसी लाग लपेट के। तो आपको लाइक और शेयर तो करना चाहिए। प्रश्न देखिए, वह विद्वान जो प्लेटो के आदर्श राज्य को एक बंद प्रणाली मानता है, बंद प्रणाली, वो है कार्ल पॉपर, ठीक है। कार्ल पॉपर प्लेटो के आदर्श राज्य को एक बंद प्रणाली कहकर पुकारते हैं। प्लेटो की वह पुस्तक जिसमें राज्य को उप आदर्श राज्य का दर्जा दिया गया, कहा गया, लॉज है। कौन सी है? लॉज। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो की वह पुस्तक जिसमें संविधानों का वर्गीकरण किया गया, स्टेटसमैन। कौन सी है? स्टेटसमैन। अब एक कथन सुनिए, मैंने आपको फर्स्ट वीडियो नोट में बताया था कि प्लेटो व्यक्तिगत संपत्ति और पारिवारिक जीवन पर प्रहार करता है। रिपब्लिक में सामाजिक क्रांति का संदेश मिलता है।
पूंजीवाद और संपत्ति की सत्ता समाप्त करने का आदेश भी मिलता है। ये कथन है सिनक्लेयर का। किसका कथन है? सिनक्लेयर का। यदि प्रश्न पूछा जाता है, सिनक्लेयर ऑप्शन मिलता है, यही आपको कथन मिलता है तो आप उसे कर पाएंगे। सिनक्लेयर कहते हैं कि प्लेटो व्यक्तिक संपत्ति और पारिवारिक जीवन पर प्रहार करता है। साम्यवाद की बात आ गई। रिपब्लिक में सामाजिक क्रांति का संदेश मिलता है। न्याय की बात आ गई। पूंजीवाद और संपत्ति की सत्ता समाप्त करने का आदेश मिलता है। समानता की बात आ गई। तो ये किसने कहा? सिनक्लेयर ने। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो का राजा। प्लेटो का राजा क्या है दोस्तों? प्लेटो का राजा स्वेच्छाचारी है। क्या है? स्वेच्छाचारी। लेकिन प्लेटो के स्वेच्छाचारिता, राजा की स्वेच्छाचारिता को नियंत्रित करने के लिए प्लेटो ने कुछ कर्तव्य भी निर्धारित किए थे। क्या कर्तव्य थे? कि राजा राज्य का आकार इतना भी ना बड़ा होने दे कि व्यवस्था रखना मुश्किल हो जाए, इतना छोटा भी ना हो कि वहाँ के नागरिकों की आवश्यकता ही पूरी ना कर पाए। ठीक है। न्याय व्यवस्था ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जो भली प्रकार से कार्य करे। दार्शनिक राजा को राज्य में संपन्नता या निर्धनता नहीं बढ़ने देनी चाहिए, एक संतुलन रखना चाहिए। ठीक है। धन, आलस्य और भोग वृत्ति पैदा करके राज्य की एकता समाप्त नहीं करनी चाहिए। ओके, ये इन्होंने कहा। नेक्स्ट, प्लेटो ने राज्य में 3 वर्गों का प्रतिपादन किया। वे वर्ग कौन से हैं? शासक वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। शासक में विवेक मिलेगा, सैनिक में साहस मिलेगा और उत्पादक वर्ग में क्षुधा मिलेगी। ठीक है, या तृष्णा मिलेगी। शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग, तीनों वर्ग अपने अपने क्षेत्र में बिना किसी के अधिकार को छीने हुए कार्य करेंगे तो क्या स्थापित हो जाएगा? जस्टिस या न्याय। प्लेटो की रिपब्लिक यहाँ पर सफल हो जाएगी। ठीक है साहब, समझ में आ गई बातें? ये तीनों जो हैं, विवेक, साहस और तृष्णा या क्षुधा, ये आत्मा की 3 प्रवृत्तियां हैं। आत्मा में प्लेटो ने इनका निवास माना है। इस प्रकार से उन्होंने इसका वर्णन किया है और वर्ग बताए हैं, शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग। नेक्स्ट देखिए, लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? लेक्चर्स ऑन द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। लेक्चर ऑन द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो, इस किताब के रचयिता है R.L. नेटलशिप। ये प्लेटो के समर्थक हैं। कौन है ये? प्लेटो के समर्थक हैं। उन्हीं के बारे में ये किताब है, ध्यान में रखिएगा। डायरेक्ट प्लेटो की ना पूछ के ऐसे भी पूछे जा सकती हैं। यह प्रसिद्ध कथन किसका है कि राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है? ये प्लेटो का है। किसका है? प्लेटो। प्लेटो कहते हैं कि राज्य क्या है? व्यक्ति का ही एक बड़ा रूप है, व्यक्ति का ही बड़ा रूप है। तो दोस्तों, ये जो 1 लाइनर है, नोट्स हैं, RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए उपयोगी है। साथ में नेट JRF के लिए भी आप इन्हें देखते हैं तो कोई भी घाटा नहीं होने वाला। तो दोस्तों, इस वीडियो नोट में हमने आपको लगभग 25 महत्वपूर्ण 1 लाइनर प्रश्न दिए हैं। आई होप आपने वीडियो नोट अभी तक देखा होगा, समझा होगा, अच्छे से आपका रिवीजन भी हुआ होगा। और यही हम करते हैं। अब हम अरस्तु के ऊपर वीडियो नोट लेके आएंगे, फिर अरस्तु के ऊपर क्वेश्चन लेके आएंगे। कह रहे हैं कि आप धीरे करवा रहे हो, मैं कह रहा हूँ मेरी स्पीड सही है। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा दिन में 2-3 वीडियो शुरू कर देंगे। हालांकि आपने देखा होगा व्यूज़ भी कम आते हैं, वीडियोज़ इतने लोग देख नहीं पाते, ना देखते हैं। ठीक है, कभी कभी तो मन करता है कि मैं भी इस चैनल पर कोई अदर सब्जेक्ट के वीडियो शुरू कर दूं, क्योंकि व्यूज़ एजुकेशन चैनल पे इतने नहीं आ पाते। फिर भी जो लाभान्वित हो रहे हैं और जो होने की उम्मीद में बैठे हैं, उनको इस चैनल से जोड़ें और आप भी वीडियोस को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, अपने डाउट कमेंट में लिखें ताकि हम उन पर ध्यान दे के आगे भी काम कर सकें। वीडियो नोट देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप इसे शेयर करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में।